तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे, पहला पार्ट कर लिया था हमने कॉन्स्टिट्यूशन का। आइए कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा पार्ट देखते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट करेंगे। आइए पहले सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले पार्ट 2 में देखिए सिटीजनशिप के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। सिटीजनशिप के अंदर जो है हमको आर्टिकल पढ़ना है, कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 5 से लेकर, ठीक है, और आर्टिकल 11 तक। जी हाँ, आर्टिकल 11 तक जो है हमको पढ़ना है। आइए सबसे पहले आर्टिकल 5 देखते हैं। देखिए आर्टिकल 5 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 5 में क्या इंक्लूड है ये देखिए पहले। तो आर्टिकल 5 में आपको देखने को मिल जाएगा सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, तो हमने आपको बताया था, देखिए स्टार्टिंग में एक चीज़ कि आपको जो भी वर्ड अगर नहीं समझ में आएंगे, ऐसे मेरे तरफ से जो वर्ड मुझे टफ लगेगा वो मैं आपको उसकी जो है हिंदी मीनिंग, ठीक है, या इंग्लिश में सिंप्लीफाइड मीनिंग उसकी प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, तो कमेंसमेंट के बारे में देखिए, कमेंसमेंट का मतलब क्या है। तो कमेंसमेंट का मतलब है, देखिए, प्रारंभ, बिगिनिंग या इनिशियलाइजेशन। तो कह रहा है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम पे, बिगिनिंग के टाइम पे, ठीक है। तो सिटीजनशिप किस प्रकार की थी उसके बारे में देखिए डिफाइंड है। देखिए सबसे पहले क्या कहता है, आइए इसका देखते हैं पॉइंट। देखिए, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द कंट्री ऑफ इंडिया एंड, कह रहा है ऐसे लोग, देखिए कमेंसमेंट के टाइम पे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम पे वो सारे लोग, एवरी पर्सन हु हैज़ डोमिसाइल इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो लोग का डोमिसाइल जो है इंडियन टेरिटरी में है, मतलब डोमिसाइल का मतलब होता है देखिए क्या लिखा है, अधिवास, ठीक, अधिवास का मतलब है जो लोग यहाँ रहते हैं, ठीक, वो, और एंड। अब देखिए इसका क्लॉज क्या है, पहला क्लॉज है हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में पैदा हुआ है, या फिर क्लॉज बी ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिनके दोनों में से कोई भी एक पेरेंट, माता पिता में से कोई भी एक, ठीक है, इंडियन टेरिटरी में बॉर्न हुआ हो, या फिर क्लॉज सी कह रहा है हु हैज़ बिन ऑर्डिनरी रेजिडेंस, कह रहा है जो ऑर्डिनरली, ठीक है, मतलब पहले से ही रेजिडेंट हो इंडिया के निवासी हो, ठीक, रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो इंडियन टेरिटरी के हो, फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर, 5 साल से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है, इमीडिएटली प्रिसाइडिंग सच कमेंसमेंट, जैसे जब ये कमेंसमेंट हो रहा है उसके जस्ट प्रिसाइडिंग, मतलब जिस साल में ये कमेंसमेंट हुआ है उससे जस्ट प्रिसाइडिंग 5 साल तक जो है वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट होने चाहिए इंडियन टेरिटरी के, ठीक है। तो ऐसे लोग जो हैं इन सबको जो है सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई है कमेंसमेंट के टाइम पे, ठीक है। एक बार समराइज कर लेते हैं, तो कमेंसमेंट के टाइम पे किसको किसको सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई है। देखिए, तो सबसे पहले तो वो सारे लोग जो डोमिसाइल करते हैं या अधिवास करते हैं इंडियन टेरिटरी में, ठीक, और जो इंडियन टेरिटरी में बॉर्न हुए हैं, या फिर जिनके माता पिता में से कोई भी एक इंडियन टेरिटरी में बॉर्न हुआ है, पैदा हुआ है, या फिर जो ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं 5 साल से, मतलब 5 साल से कम नहीं होने चाहिए, नॉट लेस देन 5 ईयर, 5 साल से कम नहीं, कम से कम 5 साल जो है ऑर्डिनरली रेजिडेंट रह चुके हैं, ठीक है, इंडियन टेरिटरी में। ऐसे लोगों को जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्या सेफगार्ड कर रहा है, सिटीजनशिप सेफगार्ड कर रहा है। चलिए आइए आर्टिकल 6 देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में देखिए हमको क्या मिलेगा। आर्टिकल 6 में मिलता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ऐसे लोगों का सिटीजनशिप राइट है, ठीक है, जो लोग माइग्रेट किए हैं इंडिया में, कहाँ से, पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट किए हैं। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, देखिए नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है, एक सेकेंड, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बावजूद, ठीक, बावजूद, नहीं लोग कहते हैं बावजूद इसके, तो वो वाला नॉट बावजूद। देखिए नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, कह रहा है आर्टिकल 5 के बावजूद, क्या कह रहा है, अ पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो पर्सन जो माइग्रेट किया है टेरिटरी ऑफ इंडिया में, कहाँ से, फ्रॉम
द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, जो टेरिटरी पाकिस्तान में इंक्लूड कर दी गई है, जैसे कि सिंध प्रोविंस है, ये सब जो है कराची वगैरह का एरिया, यहाँ से अगर जो लोग जो है माइग्रेट किए हैं, ठीक, शैल बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसे लोगों को सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कब? एट द कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम पे, अगर देखिए इफ़ लिखा है, इफ़ ये सारी कंडीशंस वो फुलफिल करते हैं, ठीक, और या फिर इनमें से कोई एक करते हैं या फिर सारे करते हैं। देखिए तो ए, जो क्लॉज ए है वो कहता है ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट वॉज बॉर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज ओरिजिनली इनेक्टेड। कह रहा है कि ऐसे लोग जिनके ईदर ऑफ हिज पेरेंट, मतलब उनके कोई भी एक पेरेंट, माता या पिता, या एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट, मतलब दादा या दादी, इन दोनों में से कोई भी जो है इंडियन टेरिटरी में पैदा हुआ हो, वो इंडियन टेरिटरी जो डिफाइन की गई है किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जो ओरिजिनली इनेक्टेड था, मतलब जो सबसे पहले, देखिए इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मॉडिफाई भी हुआ था बाद में, तो ओरिजिनली इनेक्टेड वाला जो था, जो सबसे पहले आया था, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इंडियन टेरिटरी में अगर जो उनके माता पिता या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी एक अगर जो बॉर्न हुआ है, तो ऐसे लोगों को इंडियन सिटीजन माना जाएगा। देखिए बी के क्लॉज बी में देखिए सबसे पहला सब क्लॉज ये है, ये होना चाहिए, और इसके साथ ही क्या होना चाहिए? इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर 19th डे ऑफ जुलाई 1948। कह रहा है ऐसे केस में जहाँ जो आदमी है जिसको सिटीजनशिप मिलनी है, ठीक है, वो 19th डे ऑफ जुलाई 1948, मतलब 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट होना चाहिए इंडिया में, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। 19 जुलाई 1948 के बाद वाला नहीं, उसके बाद नहीं माना जाएगा, उसके पहले, ठीक। ही हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द इंडिया, कह रहा है इसके पहले वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए इंडियन टेरिटरी का, सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, और अपने माइग्रेशन की डेट से, मतलब देखिए शॉर्ट में आप ऐसे समझिए कि ये कह रहा है कि इस केस ये फॉलो होना चाहिए कि वो जो बंदा है, जो भी है, जिसको सिटीजनशिप चाहिए, वो 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट हो जाना चाहिए इंडिया में, और उस समय से लेकर, ठीक है, और अभी तक जिस समय वो अपना सिटीजनशिप मांग रहा है, ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हो रहा है, ठीक है, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट तो देखिए होगा 1950 में, तो कमेंसमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, उस समय तक जो है वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट होना चाहिए, वहाँ पे रुका रहना चाहिए इंडिया में। ये नहीं कि भाग गए हैं, माइग्रेट हुए हैं, फिर भाग गए पाकिस्तान, फिर आए जा रहे हैं, ऐसे नहीं, उतना दिन रहना पड़ेगा, ठीक। तो ऐसे लोगों को जो है इंडियन सिटीजन कंसिडर किया जाएगा। या और कह रहा है और मतलब या फिर इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड, कह रहा है ऐसे केस में जहां पर्सन जो है वो माइग्रेट हुआ हो ऑन और आफ्टर द 19 डे ऑफ जुलाई 1948, मतलब या ऑन, अगर जो 19 जुलाई को, मतलब 19 जुलाई को ही माइग्रेट होगा, या फिर 19 जुलाई 1948 के बाद माइग्रेट हुआ, तो फिर क्या होना चाहिए? तो उसके बाद देखिए, उसके बाद उसको ये कंडीशन फुलफिल करनी है कि हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको अपने आप को सिटीजन ऑफ इंडिया जो है रजिस्टर करना पड़ेगा। किसके द्वारा? बाई एन ऑफिसर अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ, जो भी ऑफिसर जो है उस कार्य के लिए नियुक्त किया गया होगा भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है, जो भी पर्सन, जो भी ऑफिसर जो है अपॉइंट किया गया उस वर्क के लिए, उसके द्वारा रजिस्टर्ड कराना होगा अपने आप को इंडियन सिटीजन के तहत पे, ठीक। किस द्वारा? एन बाई ऑन एन एप्लीकेशन, मतलब एक एप्लीकेशन उसको बनाना होगा, मेड एन एप्लीकेशन बाई हिम, देयरफॉर टू सच ऑफिसर, कह रहा है टू सच ऑफिसर बिफोर द गवर्नमेंट, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले ये कार्य कर लेना उसको, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट होगा 1950 में, मतलब अगर वो 19 जुलाई 1948 को आया या फिर उसके बाद आया है, तो एक ऑफिसर जो अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, उसके द्वारा जो है इसको अपने आप को इंडियन सिटीजन जो है रजिस्टर्ड कर लेना है। उसके लिए उसको एप्लीकेशन लिखनी है उस ऑफिसर को, और एप्लीकेशन लिख के अपने आप को इंडियन सिटीजन जो है रजिस्टर्ड कर लेना है कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन।
इन द फॉर्म एंड द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, उस फॉर्म में या फिर उस फॉर्मेट में और उस मैनर में जिस तरह गवर्नमेंट जो है प्रिस्क्राइब कर रही है कि इस तरह से आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है, वही प्रोसीजर सेम टू सेम फॉलो करके। ठीक, देखिए प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी सो रजिस्टर्ड, कह रहा ऐसे लोग तब तक रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए अनलेस ही हैज बीन रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जब तक वो रेसिडेंट नहीं है, वहाँ के निवासी नहीं है इंडियन टेरिटरी के, तब तक वो आदमी रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक, फॉर एट लीस्ट 6 मंथ, मतलब 6 महीना मिनिमम 6 महीना तो आपको इंडियन टेरिटरी में रहना, उसके बाद ही जो है ऑफिसर जो था आप वही जब भी वो आपको जो है रजिस्टर्ड करेगा इंडियन सिटीजन के लिए। ठीक, इमीडिएटली प्रिसाइडिंग द डेट ऑफ अप्लीकेशन, जैसे ही डेट ऑफ अप्लीकेशन आप देते हैं, ठीक है, उस समय से 6 महीने आपको इंडिया में रहना ही रहना पड़ेगा। और ये देखिए, ये जो है आप रेजिडेंट हैं, देखिए मेंशन तो नहीं है, लेकिन ऐसा मैं होता को बता रहा हूँ कि ये इन्फर किया जा सकता है इस चीज़ से कि 6 महीना आपको परमानेंट रहना, मतलब उस टाइम पे आप मूव नहीं कर सकते इंडिया की टेरिटरी से बाहर, वो 6 महीना आपको रहना ही रहना है। ठीक, अब देखिए कुछ 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट थे, उनकी हिंदी देख लीजिए। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है बावजूद, डोमिनियन का मतलब होता है प्रभुत्व या फिर प्रभुत्व मतलब जो किसी के अंडर में हो, या डोमिनेटेड बाई या डोमिनेट किया गया हो किसी के द्वारा। इनेक्टेड का मतलब होता है अधिनियमित। ठीक, आइए आर्टिकल 7 देखते हैं इसके बाद। देखिए आर्टिकल 7 क्या कहता है सिटीजनशिप के बारे में, तो आर्टिकल 7 कह रहा है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, कह रहा है ये उन लोगों को राइट सिक्योर करेगा जो लोग जो है पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे। ठीक, तो कह रहा है बावजूद इसके, देखिए नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द आर्टिकल 5 और 6, बावजूद आर्टिकल 5 और 6 के, इसके बावजूद भी जो है कैसे लोगों को जो है सिटीजनशिप के लिए कंसिडर किया जा रहा है वो देखिए। अ पर्सन हु हैज आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947, कह रहा है पहली तिथि जो है या पहला दिन जो है मार्च का 1947 का, यानी 1 मार्च 1947 माइग्रेटेड फ्रॉम टेरिटरी ऑफ इंडिया टू टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, मतलब 1 मार्च 1947 के बाद वो जो है इंडियन टेरिटरी से माइग्रेट करके पाकिस्तानी टेरिटरी में चला गया, जो भी मतलब टेरिटरी पाकिस्तान को दी गई है वहाँ चला गया। ऐसा मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश से निकला, उस समय तो यूनाइटेड प्रोविंस था, तो मतलब यूनाइटेड प्रोविंस से निकला और कहीं सिंध भूमि में, सिंध के प्रोविंस में चला गया, सिंध प्रोविंस में चला गया, या फिर पाकिस्तान में जो पंजाब का पोर्शन है वहाँ चला गया। ठीक, उस केस की बात कर रहा है। शैल नॉट बी डीम्ड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसे लोग जो हैं सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। एकदम ध्यान दीजिएगा कि ऐसे लोग नहीं कंसिडर किए जाएंगे जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद माइग्रेट कर गए इंडियन टेरिटरी से पाकिस्तानी टेरिटरी में। जी नहीं, आप नहीं कंसिडर किए जाएंगे, कहने का मतलब ये है। देखिए उसके बाद कह रहा है, देखिए ये क्लॉज है, सब क्लॉज ए कह रहा है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन द आर्टिकल, देखिए प्रोवाइडेड नथिंग इन द आर्टिकल शैल अप्लाई टू अ पर्सन। ठीक, ऐसा जो है यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए छूट गया है, ये ए वाला पार्ट है। ठीक, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन द आर्टिकल शैल अप्लाई टू अ पर्सन, कह रहा है ये जो आर्टिकल में जितनी चीज़ें दी हैं वो ऐसे लोगों पे जो है अप्लाई नहीं करेंगी। कैसे लोगों पे? आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड टू टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, जो लोग अभी टेरिटरी जो है पाकिस्तान में हो गए हैं, मतलब माइग्रेट हो गए थे और रिटर्न कर गए कहाँ? इंडियन टेरिटरी में, मतलब 1 मार्च 1947 को माइग्रेट तो हुए, ठीक, लेकिन जो है आ गए वापस इंडियन टेरिटरी में, वापस आ गए, रिटर्न्ड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर परमिट। देखिए परमिट के अंतर्गत आना है, ऐसे नहीं कि आप गए, चले तो गए उसके बाद जब मन किया वहाँ से चले आए। जी नहीं, जब आप आना है तो परमिट लेके आए हैं इंडियन गवर्नमेंट से। रीसेटलमेंट का जो है, रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न का, ये ध्यान रखिए, रीसेटलमेंट या परमानेंट रिटर्न, मतलब या तो आप यहाँ रीसेटल होने आ रहे हैं या परमानेंट रिटर्न है आपका कि आप यहीं रहेंगे भैया, कहीं नहीं जाना है। इशूड बाई अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी लॉ, कह रहा है किसी न किसी लॉ के अंतर्गत जो अथॉरिटी है उसके द्वारा इशू होनी चाहिए। एंड एवरी सच पर्सन सेल फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज, या फिर उस पर्सन के द्वारा जो इस ऐसा जो पर्सन अपॉइंट किया गया है उस पर्पज के लिए, उसके द्वारा, ठीक।
तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इस क्लॉज में ये कह रहा है कि कोई भी बंदा जो 1 मार्च के बाद माइग्रेट तो हो गया था लेकिन अब रिटर्न हो गया है परमिशन लेके, मतलब परमिट ऑफ रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न कर गया है, ठीक है। किसके द्वारा? अथॉरिटी, मतलब किसी अथॉरिटी के द्वारा जो लॉ के अंतर्गत है या फिर किसी पर्सन जो अपॉइंट किया गया उस अथॉरिटी द्वारा, ठीक है, उससे परमिशन लेके परमिट लेके जो है ये वापस आ गया है, तो जो है ये इंडियन सिटीजनशिप के लिए कंसिडर किया जाएगा, ठीक। सब क्लॉज बी क्या कह रहा है? ऑफ आर्टिकल 6 बी डीम टू हैव माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया आफ्टर 19th डे ऑफ क्या 1948 कह रहा है कि आर्टिकल 6 में जो दिया था, ठीक, उसमें कह रहा है बी डीम्ड टू हैव माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक, इंडियन टेरिटरी में आफ्टर 19 डे ऑफ 1948, ठीक है, ऐसे लोग जो है कंसिडर किए जाएंगे इंडियन सिटीजनशिप के लिए। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 8 क्या कह रहा है? देखिए आर्टिकल 8 कह रहा है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। कह रहा है ऐसे लोग की सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहा है जो लोग इंडिया के आउटसाइड रह रहे हैं, आउटसाइड इंडिया रिसाइड कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जैसे किस केस में जो है इंडियन सिटीजन जो है कंसिडर किया जाएगा। तो देखिए कह रहा है बावजूद आर्टिकल, मतलब नथिंग नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द आर्टिकल 5, ठीक, एनी पर्सन हु और ईदर ऑफ हुज पेरेंट, मतलब ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिसके जो खुद या फिर उसके कोई भी पेरेंट, मतलब माता पिता या एनी ऑफ हुज ग्रैंड पेरेंट या फिर उसके मतलब दादा दादी जो है वॉज बोर्न इन इंडिया, ठीक, वो इंडिया में पैदा हुए एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935, ऑर्डिनरी 1935 के अंदर जो बाउंड्री है उसके अंदर पैदा हुए हैं, ठीक, एंड हु इज ऑर्डिनरली रिसाइडिंग एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, जो लोग और ऐसे लोग जो ऐसे हैं, ठीक, और इंडियन टेरिटरी के बाहर मतलब रिसाइड कर रहे हैं, ठीक, एज सो डिफाइंड शैल बी डीम टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। कह रहा है ऐसे लोग इंडियन सिटीजन तभी हो सकते हैं इफ कब हो सकते हैं ऐसे लोग सिटीजन? ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, एक तो वो अपने आप को जो है सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पे रजिस्टर्ड किए हों बाय डिप्लोमेटिक और कौंसलर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब राजनयिक या राजनीतिक जो लोग हैं उनके द्वारा जो है ये किए हुए हैं, अपने आप को मतलब रजिस्टर्ड हों, ठीक, और या तो जो है इनके बाय डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव जो भी है इंडिया का उनके द्वारा जो है रजिस्टर्ड हों, ठीक, इन द कंट्री वेयर ही इज फॉर टाइम बीइंग रिसाइडिंग। कह रहा है कि जैसे जो राजदूत होते हैं नहीं हर जगह, तो उनके द्वारा जो है परमिशन ले लें, डिप्लोमेटिक या फिर काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव जो भी इंडिया के उस कंट्री में है उनके द्वारा परमिशन लेके रह रहे हैं, तो भाई चलिए एप्लीकेशन लिख देंगे, एप्लीकेशन मेड बाय हिम बिफोर देयरफॉर टू सच डिप्लोमेटिक एंड काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव, उस काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव या डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव को जो है एप्लीकेशन लिख देंगे वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, या तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बिफोर भी आफ्टर भी जो है लिख देंगे, इन फॉर्म एंड द मैनर, उसी फॉर्म और मैनर में जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डोमिनियन ऑफ इंडिया जो भी है इस समय तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया जाता है। देखिए बेसिकली कहने का मतलब ये है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समरी समझा दे रहा हूँ। उसकी समरी ये कह रहा है कि ऐसे लोग, ठीक है, जो खुद या उनके पेरेंट्स में से कोई एक या उनके ग्रैंड पेरेंट में से कोई एक जो है वो इंडियन टेरिटरी में बॉर्न तो हुआ था लेकिन अभी जो है आउटसाइड इंडिया में रह रहा है, ठीक, उसके वो लोग इंडियन सिटीजनशिप तभी कंसिडर किए जाएंगे, इंडियन सिटीजन तभी कंसिडर किए जाएंगे जब वो अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे जिस भी कंट्री में वो रह रहे हैं, तो उस कंट्री में जो भी इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक, कहने का मतलब ये जो जो IFS वाली सर्विस है नहीं, राजदूत बन के लोग जाते हैं, जो इंडियन एम्बेसी होगी वहाँ पे, जैसे अमेरिका में है तो अमेरिका में जो इंडियन एम्बेसी होगी तो वहाँ पे जो डिप्लोमेटिक या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव है जो इंडिया का, उनके द्वारा अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें, ठीक है, एप्लीकेशन लिखें और रजिस्टर्ड कर लें और उस मैनर में लिखें और उसी फॉर्म में लिखें जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, और इस तरह एप्लीकेशन लिख के अपने आप को जो है इंडियन सिटीजनशिप के लिए वो अपने आप को रख सकते हैं, ठीक।
तो ये बात कही जा रही है इस आर्टिकल में। देखिए ये ज़्यादातर लोग वैसे फॉलो करते हैं, आप समझिए कि जैसे कोई साइंटिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट है, मगर उसको कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि वो बाहर से ही रह के काम कर सकता है, तो देखिए वो देश के हित में तो काम कर ही रहा है, लेकिन अब वो बाहर है तो अपनी सिटीजनशिप तो ड्रॉप नहीं कर सकता है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से जब वहाँ मूव करेगा तो वहाँ पे जो भी इंडिया का जो है वहाँ पे काउंसलर या फिर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होगा, उससे मिलेगा, ठीक है, उसको अप्लीकेशन लिखेगा, ठीक है, और अप्लीकेशन लिखेगा, फॉर्म फिल करेगा, उसको दे देगा, तो वो जो है उसको लिख देगा और वो अप्लीकेशन जो है इंडियन गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देगा। यहाँ इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट में, दिल्ली में या फिर कहीं पे भी आ जाएगा वो अप्लीकेशन, और इस तरह से जो है वो इन्फॉर्म कर देगा कि हाँ भैया हम हैं इंडियन का सिटीजन, यहाँ आके बस रह रहे हैं लेकिन हम हैं इंडियन सिटीजन ही। ठीक, देखिए ये चीज़ है। अब आइए अगला आर्टिकल देखते हैं क्या कहता है, आर्टिकल 9। ठीक, आर्टिकल 9 कह रहा है पर्सनल वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। कह रहा है देखिए ऐसे लोग जो अपनी स्वेच्छा से, वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा से, देखिए यहाँ लिखा भी है स्वेच्छा से, वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, मतलब फॉरेन स्टेट का जो है सिटीजनशिप एक्वायर किए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो हैं वो इंडियन सिटीजन नहीं है भैया, भूल जाइए। ठीक, मतलब आप गए यहाँ से कनाडा में रहने लगे, इंडिया के काफ़ी लोग कनाडा वगैरह जाते हैं, वहाँ रहने लगे, वहाँ की सिटीजनशिप ले लिए, तो भाई आप ये सोचे कि इंडियन सिटीजनशिप में जी नहीं। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करती है, मतलब आप एक साथ दो जगह के सिटीजन नहीं हो सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक, बाई वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5। कह रहा है आर्टिकल 5 के अंतर्गत ऐसे कोई भी लोग जो है इंडियन सिटीजन नहीं कंसिडर किए जाएंगे, और बी डीम्ड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब रोक दिया जाएगा उनको होने से, जो है आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 के अंतर्गत। इफ़ ही हैज़ वॉलंटरी एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, कोई भी फॉरेन स्टेट या फॉरेन कंट्री का अगर जो वो सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं तो भैया आप नहीं रह सकते हैं। जैसे कि हम आपको समझाने के लिए जैसे बता रहे हैं कि देखिए अक्षय कुमार जो है वो कनाडा में कैनेडियन सिटीजन है, ठीक, तो वो कोशिश किए कि हम भैया इंडिया का सिटीजनशिप ले लें, नहीं, इंडिया तो अप्लाई नहीं करता है भैया, आपको डबल सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं। अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो आप अपनी कैनेडियन सिटीजनशिप ड्रॉप कीजिए, तभी जाके आप इंडियन सिटीजनशिप बन सकते हैं। ठीक, आइए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 10। देखिए आर्टिकल 10 क्या कह रहा है, आर्टिकल 10 कह रहा है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप, मतलब सिटीजनशिप के जो राइट है उनका कॉन्टिन्यूएंस दिखा रहा है। देखिए तो कह रहा है एवरी पर्सन हु इज or is deemed to be the citizen of India under any of the foregoing provision of this part shall subject to the provision of any law that may be made by the parliament continue to be such citizen। मतलब कह रहा है कि ऐसे लोग जो कि इस पार्ट के अंतर्गत उनको रोक दिया गया है कि नहीं भाई आप इंडियन सिटीजनशिप नहीं हो सकते, ठीक, वो कह रहा है वो सब्जेक्टेड, किससे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, ठीक, दैट मे बी मेड बाय द पार्लियामेंट, जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी ऐसे लोगों के लिए वो लोग सब्जेक्टेड है, मतलब उनको वो लॉ फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक, कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन, और जैसे ही वो सिटीजन है मतलब वैसे रहेंगे, मतलब वो फॉरेन के सिटीजन है तो फॉरेन ही रहेंगे। ठीक, ये बात आपको समझनी है कि उनको लॉ तो यहाँ का फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन सिटीजनशिप भैया आप जहाँ थे वहीं हैं, ठीक, लेकिन आपको लॉ फॉलो करना है। ठीक, आइए अगला देखते हैं आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 11 है। आर्टिकल 11 ये कह रहा है पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। कह रहा है पार्लियामेंट जो है वो रेगुलेट करेगी राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। देखिए क्या कहना चाहता है, कह रहा है नथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, मतलब कह रहा है इस पार्ट में जितने भी प्रोविजन हैं, ठीक, उन प्रोविजन में ऐसा कुछ नहीं है शैल डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन, मतलब इस पूरे पार्ट में जो है, ठीक, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, मतलब किसी भी प्रोविजन को मिसअंडरस्टूड नहीं किया जाना चाहिए इस बात से कि ऐसा कोई भी प्रोविजन है इस पार्ट में जो डेरोगेट कर दे, मतलब रोक सके पार्लियामेंट के पावर को, क्या, टू मेक प्रोविजन, मतलब पार्लियामेंट जो है वो प्रोविजन बना सकता है किसके रिस्पेक्ट टू एक्वायरिंग
रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, मतलब एक्विजिशन करने के लिए और टर्मिनेट करने के लिए सिटीजनशिप को, ठीक। ऑल अदर मैटर रिलेटेड टू सिटीजनशिप, मतलब और भी जो मैटर हैं सिटीजनशिप के, इस पे जो है पार्लियामेंट फ्रीली लॉ बना सकता है। कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है इस पूरे पार्ट में, मतलब पार्ट 2 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, कोई भी क्लॉज नहीं है जो पार्लियामेंट को डेरोगेट करता हो, पार्लियामेंट को रोकता हो कि नहीं भैया आप एक्विजिशन, टर्मिनेशन, ठीक, या फिर कोई अदर मैटर जो है सिटीजनशिप से रिलेटेड आप उस पर पावर नहीं बना सकते हैं। जी हाँ, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्लियामेंट फ्रीली किसी भी तरह का जो है लॉ या किसी भी तरह का जो है प्रोविजन जो है वो बना सकता है किसी भी रेस्पेक्ट में सिटीजनशिप के। ये था आर्टिकल 11। इसी के साथ जो है पार्ट 2 फिनिश हो जाता है, ठीक। इसके बाद है पार्ट 3। इसके अगले वाले वीडियो में पार्ट 3 करेंगे। देखिए, एक नई सीरीज लाने का सोच रहे थे। उस सीरीज में क्या है कि हम रोज़ 2 जो है मेंस के जो है आंसर्स डिस्कस करेंगे कि इन आंसर्स को लिखना कैसे है। मैं आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक देखिए, इस पे ये फोकस एरिया होना चाहिए और उस अकॉर्डिंग आप खुद ही आंसर लिखेंगे। यहाँ आंसर लिखा है, कोशिश करेंगे नहीं मिले। शुरुआत में 1-2 आंसर देके जो है आपको बताएंगे जरूर कि इस तरह से लिखना है, ठीक। उसके बाद आप खुद लिखेंगे। तो अभी तो ये सीरीज नहीं स्टार्ट हो रही है, सोच रहे हैं कि अभी वर्ल्ड मैपिंग के 3 वीडियो बचे हैं तो वो कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद ही होगी। चलिए, देखिए वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में पार्ट 3 करेंगे। चलिए, ठीक है, थैंक यू।